हाँ जी, हेलो एवरीवन। आज हम जो क्वांटम का बाकी पोर्शन रह गया, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये है हमारे पास स्टेशनरी स्टेट की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे पास पार्टिकल होता है, ठीक है जी, पार्टिकल एज अ वेव बिहेव करता है और उस वेव का हमारे पास जो स्टेशनरी स्टेट है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है, साई एक्स टी इज़ इक्वल टू साई एक्स इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आइटा ई टी बाई एच कट। ठीक है, और इन कंक्लूज़न हम कह सकते हैं कि जैसे देखो कि साई एक्स टी को साई एक्स और ये वाली चीज़ लिख रहे हैं। क्लियर, ठीक है। इट मीन्स जो साई वाला वेव फंक्शन है, ठीक है, ये किस दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी, एक तो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा टी के ऊपर। मतलब जो साई एक्स टी वाला फंक्शन है वो एक तो एक्स का फंक्शन होगा और दूसरा किसका फंक्शन होगा, टी का फंक्शन होगा। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल मीन्स पार्टिकल, देखो क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स है जो वो कहती है कि हमारे पास जो क्लासिकल में पार्टिकल की जो पोजीशन होती है वो वेल डिफाइंड होती है। अगर हमने लिख दिया कि x इज़ इक्वल टू 1 अक्रॉस x इज़ इक्वल टू 1 मीन्स तो वो ओरिजिन से 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है जी, बट जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स ऐसा नहीं कहती। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि हमारे पास कोई भी रीजन है तो उस रीजन में हमारे पास पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, और हम ये भी कहते हैं कि जो पार्टिकल है उसको किस मतलब जो भी रीजन है वहाँ पे कहाँ उसकी पोजीशन है, मतलब वो कहाँ पे ज़्यादा फाइंड आउट होगा, मीन्स कहाँ पे मैक्सिमम पाया जाएगा हमारे पास, कहने का मतलब। ठीक है, कहाँ पे वो मैक्सिमम पाया जाएगा उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल हम कैसे निकालते हैं, एक तो जो साई वेव फंक्शन होता है वो, ठीक है, और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट। क्लियर, एक तो जो साई वेव फंक्शन है और उसके साथ जो उसका कॉन्जुगेट होता है उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ठीक है, और जब हम आगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन निकालेंगे, ठीक है, तो फिर वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हम क्या कर देते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, आगे जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसको पूरे के पूरे रीजन में कहाँ पे प्रोबेबिलिटी है हमारे पास पार्टिकल को फाइंड आउट करने की, उसको क्या कर देते हैं, हम क्या करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। क्लियर, ठीक है जी। तो आगे है कहते देखो ये यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी आती है साई स्टार एक्स इंटू साई एक्स। मीन्स जो ये वाला ई वाला कंपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, या इनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। क्लियर, तो जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, जो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, साई एक्स स्टार एक्स। इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी टाइम के, मीन्स टाइम के साथ उस पार्टिकल की जो फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है किसी भी रीजन में, कोई भी रीजन है, मान लो एक बॉक्स है, बॉक्स में पार्टिकल है, उसको वहाँ पे फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, कि मान लो आज है, कल है या परसों है, जब भी हम देखेंगे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो सेम ही आएगी, टाइम के साथ उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी है वो किसका फंक्शन है हमारे पास, पोजीशन का, एक्स का फंक्शन है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है प्रोबेबिलिटी, किसी भी पार्टिकल को किसी भी रीजन में फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, पार्टिकल को किसी भी रीजन में फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी है वो टाइम के ऊपर नहीं हमारे पास डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन डी एक्स, मतलब किसी भी स्मॉल, मतलब हमारे पास पोजीशन, जैसे मान लेते हैं कि हम डी एक्स क्या, चेंज इन पोजीशन,
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, पी डी एक्स क्या आ जाएगा, साई स्टार साई इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अब हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास 1, और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0। क्लियर। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने की, चाहे कोई भी इवेंट हो रहा है, हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने कोई भी पार्टिकल को फाइंड आउट करना है किसी रीजन में तो यहाँ अगर हम प्रोबेबिलिटी की कॉमनली भी बात करें, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है उसकी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है। तो जब हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है उसे -∞ से +∞ तक, -∞ से +∞ तक क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी की 1। ठीक है। तो हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, साई स्टार साई, मीन्स जो साई वेव फंक्शन है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम -∞ टू +∞, विच इज़ इक्वल टू 1। जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है और ऑर्थोगोनैलिटी वाली कंडीशन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो ऑर्थोगोनैलिटी वाली और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन के ऊपर तो आपके पास न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी 99% होते हैं। दोनों पेपर में हमारे पास इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का फॉर्मूला एज इट इज़ भी पूछ सकते हैं। क्लियर। ठीक है जी। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, साई स्टार साई, इसको इंटीग्रेट करना है हमने -∞ से ∞, +∞, विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है। क्योंकि हमारे पास किसी भी चीज़ की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होती है 1 होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होते हैं, कहते हैं कि साई स्टार साई, साई स्टार साई, ठीक है। यहाँ पे फ़र्क है n और m का है, मीन्स दोनों वेव फंक्शन अलग अलग बात कर रहे हैं। इसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं हम -∞ से +∞ तक, और इसमें हमारे पास इज़ इक्वल टू क्या आता है 0। नॉर्मल में हमारे पास क्या आता है 1, और इसमें क्या आता है 0। इसमें एक चीज़ ऑर्थोगोनैलिटी में और कंडीशन क्या होती है, n इज़ नॉट इक्वल टू m, n m के इक्वल नहीं होना चाहिए, n m के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। अगर कोई भी दो वेव फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम उन वेव फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। क्लियर। एक बार और देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन, और उसको उसके साथ किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, साई स्टार, इंटीग्रेशन, सॉरी मैंने यहाँ पे dx नहीं लिखा, dx के साथ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और कहाँ से लेके कहाँ तक, पूरे के पूरे रीजन में, फुल जो भी रीजन है, हमें चाहे पता है, लिमिट पता है या चाहे नहीं पता, ठीक है, फिर भी हम उसको किससे कर रहे हैं, -∞ से लेके +∞ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसकी जो कंडीशन है इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। ठीक है जी। और ऑर्थोगोनल में क्या है, साई स्टार n और साई m। अगर n इज़ इक्वल टू नॉट m, n इज़ नॉट इक्वल टू m, तो वो चीज़ इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। अगर n और m दो वेव फंक्शन है, ठीक है, एक हमारे पास वैसे ही, ठीक है, दूसरे वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट, उसको मल्टीप्लाई करके dx के साथ इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम -∞ टू +∞, और विच इज़ इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे पास 0 आएगा। तो ये दोनों वेव फंक्शन हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल। क्लियर। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते फॉर स्टेशनरी स्टेट, नेक्स्ट बोल रहे हैं फॉर स्टेशनरी स्टेट। फॉर स्टेशनरी स्टेट के लिए क्या होता है हमारे पास, साई स्टार n और साई m इज़ इक्वल टू, मतलब उसको वैसे ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैसे देखते हैं, कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने अगर किसी चीज़ की फाइंड आउट करनी है, किसी भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसके ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में,
ठीक है, लास्ट ईयर जो मास्टर गेटर है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्सपेक्टेशन वैल्यू के ऊपर। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को एज इट इज़ भी पूछा जाता है, इस जो लास्ट पेपर में आया हुआ है उसमें तो सीधा ही पूछा हुआ है, बस घुमा फिरा के लिखा हुआ है, क्लियर। और आगे इसके ऊपर हम वैल्यू फाइंड आउट करने के भी बोल सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, उसका फॉर्मूला क्या है, साई स्टार साई, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, नॉर्मलाइजेशन में भी पढ़ा है और ऑर्थोगोनल में भी पढ़ा है, साई स्टार साई, और इसके बीच में हमने क्या करना है, एक्स डाल देना है। जिस भी क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन निकालनी है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं और हम क्या बोल सकते हैं, मीन भी बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं और मीन भी बोल सकते हैं, क्लियर, ठीक है जी। जो भी क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी है, एक्सपेक्टेशन को हम मीन भी बोल देते हैं, क्लियर, एक्सपेक्टेशन को हम क्या बोल देते हैं, मीन भी, ठीक है जी। तो किसी भी क्वांटिटी की मीन वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, साई स्टार साई, और जिस भी क्वांटिटी की हमने एक्सपेक्टेशन निकालनी है उसको क्या करेंगे, बीच में डाल देंगे, लिख देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़। आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज़ के पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर की। ऑपरेटर हमारे पास कुछ भी, जैसे हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। जिस भी फंक्शन के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, वो हमें कोई ना कोई वैल्यू देगा। जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी 2 और 3 है, इसके ऊपर ऑपरेटर प्लस वाला ऑपरेटर लगा रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू देगा 5, क्लियर। और अब हम बात कर रहे हैं कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस की। आइगन फंक्शन क्या है, आइगन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके ऊपर जब कोई भी ऑपरेटर लगाया जाता है। आइगन फंक्शन क्या है, जिसके ऊपर जब कोई भी ऑपरेटर लगाया जाता है तो वो हमें क्या देता है, सेम फंक्शन देता है, ठीक है, और साथ में कोई ना कोई वैल्यू देता है। हम बात कर रहे हैं आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू की। आइगन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके ऊपर जब कोई भी ऑपरेटर लगाया जाता है, ठीक है, वो ऑपरेटर लगाने के बाद हमें एज इट इज़ वैसा ही फंक्शन मिलता है, ठीक है, और साथ में हमें एक वैल्यू मिलती है जिसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। जब कोई भी हमारे पास फंक्शन के ऊपर हम ऑपरेटर लगाते हैं तो हमारे पास वैसे का वैसा ही फंक्शन आए तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइगन फंक्शन, और साथ में हमारे पास जो वैल्यू मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं sin 2x, ठीक है जी, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं sin 2x की, ठीक है जी, sin 2x, क्लियर, हमारे पास फंक्शन है sin 2x, ठीक है। अब इसके ऊपर हम ऑपरेटर लगा रहे हैं d² / dx², जैसे हमारे पास लैप्लाशियन ऑपरेटर होता है d² sin 2x, ठीक है, और इसके ऊपर लगा रहे हैं हम d²/dx², ठीक है। जब हम sin 2x के ऊपर ऑपरेटर लगाएंगे d²/dx², तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 sin 2x, ठीक है जी। और जब हम देखो ये sin 2x था ना हमारे पास, ठीक है, फंक्शन हमारे पास फंक्शन एज इट इज़ वैसे ही आ गया ऑपरेटर लगाने के बाद, ठीक है। तो मतलब sin 2x वाला हमारे पास क्या हो गया, आइगन फंक्शन हो गया, और जो 4 हमारे पास वैल्यू मिली है वो क्या है, हमारे पास आइगन वैल्यू है, क्लियर, ठीक है। ये है हमारे पास आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू, क्लियर। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हमने क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में थोड़ा डिफरेंस देखना है। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हम यहाँ पे x लेते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास क्या आता है, x, ठीक है, y z वैसे ही कोरस्पॉन्डिंग आते हैं, ठीक है जी, t भी वैसे ही सेम आता है। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में मोमेंटम x अकॉर्डिंग अलोंग x की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है -i/h कर्ल x। यहाँ पे पी वाई क्लासिकल में तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है -i/h कर्ल वाई, सिमिलरली जेड का कंपोनेंट, ठीक है जी। और अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आता है i/h कर्ल वाई कर्ल टी, क्लियर, ठीक है जी। ये था हमारे पास कुछ क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ डिफरेंस है, क्लियर, ठीक है जी। कल हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक तो हार्मोनिक ऑसिलेटर 1 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, और जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो, प्लस
ठीक है। जो और भी पेपर जैसे कि पीजीटी होता है डीएसएसबी का और यूपी का, जैसे इनके जो पीजीटी होते हैं उनमें से कंक्लूजन लेके हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो कल का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ उसे मत मिस करना। क्लियर। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन। और इस वीडियो को अच्छी लगी है तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।